नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित। 88% रहा अमरावती जिले का नतीजा। लड़कियों ने मारी बाजी। सरेराह युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग होने के समाचार। खामगांव के MIDC परिसर में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर पुलिस का छापा। 12 आरोपियों से लाखों का माल जब्त। दुग्ध कंपनी स्थापना के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। वर्षीय पीड़िता पर 6 माह तक दुराचार करने वाले आरोपी को कारंजालाड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी निर्माण कार्य ठेकेदार बताया जाता है। माहूर तहसील के ग्राम पड़सा में सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह का आयोजन। 395 जोड़े हुए विवाहबद्ध। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे बुधवार 30 मई को घोषित किए गए। अमरावती संभाग का परिणाम 88% रहा। इस परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी। केशरबाई लाहोटी कॉलेज की छात्रा वाणिज्य विभाग से संभाग में प्रथम आई। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बीते फरवरी मार्च में ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक बार अमरावती विभाग का शानदार नतीजा रहा, जहां राज्य में 88% 4 तो अमरावती संभाग 88% छात्र छात्राएं सफल रही। इनमें 68,887 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में या उससे अधिक अंक लेकर सफल रहे, जबकि संभाग के घोषित नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। अमरावती में 1,44,000 विद्यार्थियों में से 1,27,045 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि राज्य के 14,16,980 विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में सफल रहे। सभी संभागों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का परीक्षा फल न केवल बेहतरीन रहा, बल्कि मेरिट सूची में भी संकाय में बेटियों ने ही बाजी मारी है। शहर के बृजलाल बियानी विज्ञान महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी गुणवत्ता यादी में अपना नाम समाविष्ट करने में कामयाब रहे। यहाँ विज्ञान विभाग से 501 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 500 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। इनमें विज्ञान विभाग के सार्थक श्री गोपाल राठी को 96%, साक्षी इंगोले को 95.85 तथा एक साथ 5 विद्यार्थियों को 95.23% अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ 26 विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि इसी कॉलेज के वाणिज्य विभाग से 142 विद्यार्थियों में से 141 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। इनमें से 6 विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। वाणिज्य विभाग की ऋचा हरवानी तथा खुशी कपूर को 91.85% अंक प्राप्त हुए। इस संदर्भ में बियानी के प्राचार्य डॉक्टर बेलसरे ने दी जानकारी। 12वीच्या रिसर्चच्या बाबतीत बृजलाल बियानी महाविद्यालयाने यावर्षी सुद्धा
महाविद्यालयाची जी उज्ज्वल परंपरा होती ती कायम राखली, याचा मला मनस्वी आनंद होतो। यावर्षी 12वीला विज्ञान शाखेतून 501 विद्यार्थी बसलेले होते, त्यापैकी 500 विद्यार्थी पास झाले आणि हा निकाल लागतो 99.80%। याच्यामध्ये जवळपास 30 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवलेले आहेत व 243 विद्यार्थ्यांनी 75% पेक्षा जास्त गुण मिळवून ते डिस्टिंक्शन ग्रेडमध्ये आलेली आहेत। तसंच कॉमर्समध्ये सुद्धा 142 विद्यार्थी बसले होते आणि 141 विद्यार्थी पास झाले। 99.29% हा कॉमर्स शाखेचा रिझल्ट होतो। यामध्ये मला अतिशय आनंद होतो की सार्थक श्री गोपाल राठी नावाचा विद्यार्थी, याला 624 मार्क मिळालेले आहेत आणि तो 96% मार्क्स मिळवून महाविद्यालयामध्ये प्रथम आहे। तसंच दुसऱ्या क्रमांकावर साक्षी दिलीपराव इंगोले ही मुलगी आहे, तिला 623 मार्क्स मिळालेले आहेत आणि 95.8% असा तिचा स्कोअर आहे। तसंच तिसऱ्या क्रमांकावर 5 विद्यार्थी आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांची नावं आहेत शलाका मनीष नानोटी, राजदीप प्रमोद इंगळे, श्रद्धा सतीश व्यास आणि नेहा घनश्याम ठाकूर आणि प्रज्योत सुभाष वासनिक, या 5ही विद्यार्थ्यांना 619 मार्क मिळालेले आणि त्यांचं टक्केवारी येते 95.23। तर या सर्व विद्यार्थ्यांचं, त्यांच्या पालकांचं, सर्व यशस्वी मुलांचं, विद्यार्थ्यांचं मी मनस्वी अभिनंदन करतो। हाँ, मेरा नाम प्राची सुनील उदासी है और मैंने 12th स्टैंडर्ड समर्था जूनियर कॉलेज से पास आउट किया है विद 97.53% और मेरे को मार्क्स है 634 आउट ऑफ 650। और मुझे जो भी ये अचीवमेंट, जितने भी मार्क्स मिले हैं, इसका मैं पहला श्रेय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और ओवर द वर्ल्ड इनकी इंस्टीट्यूट्स ब्रांचेस हैं और ये सिखाते हैं राजयोगा मेडिटेशन, जिससे माइंड काम रहता है, पीसफुल रहता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस टेंशन नहीं आता। तो मैंने कोई कोचिंग क्लासेस ट्यूशन्स बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन किए थे, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ राजयोगा मेडिटेशन से। सेकेंडली मैं अपना अचीवमेंट का क्रेडिट मेरे कॉलेज को देना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली मंगरूडकर मैम जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्लास में, कॉलेज में इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया है। जनरली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि कॉलेजेस जनरली होते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर रेगुलर कॉलेज विद रेगुलर पीरियड्स होते थे, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। और स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहूँगी लेक्चरर का, उनका नाम है रेखा पात्र मैम। उनसे मेरे को पर्सनल भी बहुत गाइडेंस मिला, बहुत फ्रैंकली मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर कर पाती थी। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ में तो था ही उनका स्पेशल एफर्ट्स थे, बाकी सभी लेक्चरर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइडेंस किया और एक कंबाइंड एफर्ट था हमारी पूरी उदासी फैमिली का, एक अकेले पे कभी लोड नहीं आने दिया। तो ये एक बहुत क्रेडिटेबल है एंड थैंक यू। तो वहीं दूसरी ओर केसरबाई लाहौटी महाविद्यालय का मेरिट छात्रों की सूची में समावेश हुआ है। विज्ञान की बजाय वाणिज्य के विद्यार्थियों ने इस कॉलेज से 12वीं की परीक्षा में मेरिट सूची में जगह बनाई है। यहाँ के मीनल लाहौटी ने अनेकों वर्षों बाद अमरावती संभाग में अव्वल स्थान प्राप्त करने का गौरव पाया है। मीनल लाहौटी ने 634 अंक अर्थात 97.05% अंकों के साथ कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही 12वीं की महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठे दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनका कुल नतीजा 92% रहा। 5374 दिव्यांगों में से 4932 ने सफलता हासिल की है। बुधवार को कक्षा 12वीं की घोषित किए गए नतीजों को लेकर आयोजित पत्रकार परिषद में विभागीय अध्यक्ष महेश करजगांवकर ने बताया कि अमरावती जिले में विज्ञान शाखा का 92.80%, कला शाखा का 81.50 तथा वाणिज्य शाखा का 92.80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पत्रकार परिषद में सचिव संजय यादगिरे, चंदन सिंह राठौर,
नीलिमा टाके उपस्थित थे। विभागीय मंडळामध्ये एकूण 5 जिल्हे समाविष्ट आहे. या 5 जिल्ह्यातून एकूण 1,44,237 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी 1,27,045 विद्यार्थी पास झालेले. निकालाची टक्केवारी ही 88.08 एवढी आहे. या निकालामध्ये विशेषतः जो निकाल लागल्यानंतर ऑनलाईन निकालाची प्रिंट विद्यार्थ्यांनी घेतल्यानंतर दिनांक 31 ते 9 या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करता अर्ज करता येईल. ज्या विद्यार्थ्याला असं वाटत असेल की आपल्याला मूल्यांकन बरोबर झालेलं नाही, त्या विद्यार्थ्याला 31 ते 19 या कालावधीमध्ये 20 दिवसाच्या कालावधीमध्ये त्याला त्याच्या उत्तरपत्रिकाची छायाप्रत मिळण्याची करता अर्ज करता येईल. उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत जर विद्यार्थ्यांनी घेतल्यानंतर ती संबंधित कॉलेजच्या त्यांच्या प्राध्यापकाला दाखवून ती तपासून त्यामध्ये त्याला असं वाटत असेल की मार्क वाढते, त्याला रिव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज करता येतो. या वर्षीच्या निकालामध्ये एकच की सुरुवातीच्या काळामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संप होता, परंतु तरीही जादा वेळ काम करून आणि विहित वेळेत काम करून मंडळाने निकाल वेळेवर लावण्याचा प्रयत्न केला. कितवा नंबर आहे सर? राज्यामध्ये आपला नंबर येतो जवळपास 6वा नंबर राज्यामध्ये आपला येतो आहे. पहिला नंबर जो आहे तो कोकण विभागाचा आहे. कारण कोकणमध्ये संख्या कमी आहे. नाही, आपला निकाल 6वा नंबर आहे याचं कारण नाही, फार तफावत नाही ना. 88.08 जवळपास जे आहे ते 88 ते 90च्या दरम्यान सगळे आहेत. आणि आपला निकाल जो आहे तो राज्याच्या निकालाच्या टक्केवारीच्या बरोबर आहे जवळपास. 19 वर्षीय पीड़िता पर 6 महीने तक दुराचार करने वाले आरोपी को कारंजा लाड़ पुलिस ने धर दबोचा. आरोपी बांधकाम ठेकेदार बताया जाता है. आरोपी कारंजा के प्राप्ति होटल में पीड़िता से कई बार दुराचार कर चुका है. यूं तो हम अक्सर देखते हैं आजकल सभी के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, जेवर है, सोना है, चांदी है, मगर नहीं है तो सिर्फ वक्त. समय की इस कमी की वजह से जब अपनी घर गृहस्थी में अंगार लग जाती है तब पता चलती है समय की कीमत. अगर सही समय पर सही समय के साथ रहते तो अपने परिवार का ये हाल ना हुआ होता. ये वाकया है कारंजा लाड़ पुलिस थाने का. प्राप्त जानकारी के अनुसार कारंजा लाड़ से मंगरूल रोड पर तपोवन नामक गांव में दाम्पत्य अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था. पीड़िता के पिता ने अपना तपोवन स्थित मकान बांधने के लिए निकाला, जहां रेती, ईंट, मुरूम का ठेका शेख खलील, शेख जलील को दिया गया था. आरोपी खलील का अक्सर पीड़िता के घर आना जाना चलता था. पीड़िता के पिता ने समय की कमी के कारण घर का निर्माण का कार्य अपनी बेटी की ओर सौंप दिया था. सारा हिसाब बेटी जो कि पीड़िता है वही रखती थी. शेख खलील का हिसाब भी पीड़िता ही देखा करती थी. यह नादान पिता के पैरों तले की जमीन तब खिसक गई जब पीड़िता ने अपने साथ हुए दुराचार की शिकायत कारंजा पुलिस थाने में दर्ज कराई. पीड़िता के बयान के अनुसार जब खलील की पहचान पीड़िता से हुई तब से वह अक्सर पीड़िता को कारंजा लाड़ हाईवे पर स्थित होटल प्राप्ति के एक रूम में ले जाया करता था, जहां आरोपी खलील पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म को अंजाम दिया करता था. अगर ये बात पीड़िता ने सामने लाई तो उसे जान से मारने की धमकी भी देता था. यह सिलसिला जनवरी से शुरू हुआ था. 29 मई को आरोपी खलील ने फिर पीड़िता को होटल प्राप्ति में ले जाकर एक बंद कमरे में उसके साथ फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया. जब मामला पीड़िता के सर से ऊपर जा पहुंचा तब उसने कारंजा पुलिस थाने में आकर अपनी आपबीती सुनाई. यूं तो अक्सर कारंजा पुलिस कोई भी वारदात या वाकये को अनदेखी करती हुई देखी जा सकती है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ. एक 19 वर्षीय पीड़िता की बदहवास हालत देखकर पुलिस ने दोपहर के करीब 1 बजे से आई हुई पीड़िता के बयान के ऊपर शाम को एफआईआर दाखिल किया और पीड़िता को वैद्यकीय उपचार एवं परीक्षण हेतु ले जाया गया और आरोपी शेख खलील शेख जमीर को गिरफ्तार कर लिया गया. इस घटना से कारंजा पुलिस फिर से आम जनता की विश्वास पात्र बनने की कोशिश करती नजर आ रही है. बाईपास रोड पर स्थित होटल प्राप्ति यहां अनेकों बार ऐसे लफड़े झमेले होने के बावजूद इस प्राप्ति होटल के प्रति
पुलिस का रवैया एवं एक्साइज ऑफिस का रवैया इतना शिथिल क्यों रहता है, इसकी चर्चा आम जनता करती हुई दिखाई दे रही है। कारंजा लाड़ से हमारे संवाददाता अक्षय लोटे एवं शकील शेख की रिपोर्ट। बैंक कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल से करोड़ों का व्यवहार ठप हुआ। वेतन वृद्धि को लेकर 9 संगठन के हजारों बैंक कर्मी 2 दिवस की हड़ताल पर है। अब सारा दारोमदार एटीएम के भरोसे होने से नागरिकों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एवं उनमें भारी रोष दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर देश भर के लाखों बैंक अधिकारी व कर्मचारियों की बुधवार से 2 दिवसीय हड़ताल प्रारंभ हुई। इस हड़ताल से जहां देश भर में अरबों रुपयों का कारोबार ठप होने की संभावना है, तो वहीं जिले में इस आंदोलन के चलते लगभग 1200 करोड़ का व्यवहार ठप हुआ है। बताया जाता है कि अकेले अमरावती जिले में 200 बैंक शाखाओं के करीब 4000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि इस हड़ताल को देखते हुए शहर के करीब 65 एटीएम में निर्धारित रकम अपलोड की गई थी। यूएफबी के आह्वान पर 9 संगठनों की ओर से किए गए 2 दिवसीय हड़ताल के पीछे बैंक कर्मचारी व अधिकारी वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से 2% वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे रखी गई है, लेकिन कर्मचारी इसमें बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले सरकार और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद 2 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया। बता दें कि विगत 1 वर्ष पूर्व ऐसी ही हड़ताल का सामना बैंक के खाते धारकों ने किया था। नोटबंदी के दौरान भी आम जनता दिक्कतों का सामना कर चुकी है, लेकिन नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मियों ने बेहतरीन सेवाएं देने और कामकाज का बोझ बढ़ने से अधिकारी व कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 5 मई 2018 को मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पहली बार आईबीए आगे आई और आईबीए ने केवल 2% सैलरी बढ़ाने के लिए हमको ऑफर किया, जो कि हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं। आप नोटबंदी की केस ले लीजिए या फिर सरकार की जो अलग अलग तरह की स्कीम है, वो सारी स्कीम को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। बैंक के कर्मचारी हो, बैंक के अधिकारी हो, हमारे शाखा प्रबंधक को अपने परिवार को भूल करके, अपनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल करके देर रात तक बैंक में बैठ के जनता को सेवा देते हैं। नोटबंदी के दौरान भी हमारे कैशियरों को और हमारे अधिकारियों को, हमारे अन्य स्टाफ सदस्यों को जो असुविधाएं हुई, जो तकलीफें हुई, जो परेशानी हुई, उसको भी नजरअंदाज करते हुए हमने देश के हित में, प्रधानमंत्री ने जो ये कार्य किया था उसको देश के हित में हमने संपन्न किया। लेकिन ऐसे बैंक कर्मचारियों को जब पगार बढ़ाने की नौबत आती है तो हमारी इंडियन बैंक एसोसिएशन बोलती है कि हम आपको पगार ज़्यादा बढ़ा के नहीं दे सकते, 2% से ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि सभी बैंक लॉस में। लेकिन ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है। सभी बैंकें प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ हमको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए सारी बैंकों का जो बैलेंस शीट है उसमें सारे फिगर रेड में दिख रहे हैं। बैंकों का एनपीए बढ़ा है, इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। कर्मचारियों को एक अच्छी खासी बढ़ोतरी पगार में मिलनी चाहिए, ये हमारी जायज़ मांग है, जिसके लिए हम लोग आगे भी संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रह करके आंदोलन करेंगे। जनता को अगर परेशानी होती है तो हम दोनों हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन जनता भी हमारी मजबूरियों को समझे। लाल सर। खामगांव पुलिस ने एमआईडीसी परिसर में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर लाखों का माल जब्त किया। इस दौरान 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में कई धनवानों का समावेश बताया जाता है। खामगांव के एमआईडीसी परिसर घाटपुरी मार्ग पर एक 2 मंजिला मकान में गुप्त जानकारी के आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारा। जिला पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना एवं अपर जिला पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे के मार्गदर्शन में 29 मई को शाम 5 बजे देर रात तक यह कार्यवाही शुरू रही। इस दरमियान पुलिस ने 12 आरोपियों को हिरासत में लिया और घटनास्थल से लगभग 3,57,350 रुपए का माल भी जब्त किया गया। जब्त किए गए माल में 41 मोबाइल, 9 बाइक, फ्रिज, कूलर, कैलकुलेटर, पैड, वर्ली मटका आंकड़े की चिट्ठियां आदि सामग्री जब्त की गई। उपविभागीय अधिकारी प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में पीएसआई रूपेश शक्करगे, बालाजी महाजन कोल्हे, रविंद्र इंगळे, सुधाकर थोरात, नितिन भालेराव, गावर गुरु,
राम धामोड़े, विनायक मानकर, विक्रम राठौड़, सैयद जावेद, सुनील बायनडे आदि ने इस कार्यवाही में सहभाग लिया। इस छापे में राजकुमार राठी, अजय भगत, नारायणदास भुतड़ा, मुकेश चौहान, अक्षय मोरे, विठल रहाने, समीर मंत्री, योगेश हिरवानी, पंकज सोमानी, राकेश हिरवाने, प्रकाश इंगले तथा राजेंद्र हिरवाने इन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस संदर्भ में उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने अधिक जानकारी दी। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मीना साहब और अपर जिला पुलिस अधीक्षक उगे साहब के मार्गदर्शन में शिवाजीनगर पोस्ट के हद्दी में MIDC इलाके में गुप्त जानकारी अनुसार रेड डाल के वर्ली मटके पे रेड डाल के लगभग 4 से 5 लाख का मुद्देमाल और 12 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। सरेराह युवतियों से छेड़छाड़ के मामले में इस वायरल हुए वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बिच्छू टेकड़ी तथा आशियाना क्लब परिसर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जाता है। जहां एक और सत्ताधारी भाजपा सरकार देश भर में महिलाओं की सुरक्षा का ढोल पीट रही है, तो राज्य की सांस्कृतिक नगरी कहलाई जाने वाली अंबा नगरी में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को सेंध लगाते हुए सरेराह छेड़छाड़ का मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद शहर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हुआ। हालांकि पीड़ित युवती की ओर से किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन 4 दिनों की भारी मशक्कत के बाद फ्रेजरपुरा तथा अपराध शाखा पुलिस ने बिच्छू टेकड़ी परिसर में रहने वाले 2 मनचले युवकों को धर दबोचा है। इन आरोपियों में एक नाबालिग बताया जा रहा है। इस घटना की पूर्व पार्श्वभूमि के मुताबिक बीते 4 दिनों पूर्व फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के चपरासीपुरा मार्ग स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से 3 युवतियां जा रही थी। इस दौरान पीछे से दुपहिया पर आए युवकों में से दुपहिया की पिछली सीट पर बैठे युवक ने इन युवतियों में से एक से सरेराह छेड़छाड़ कर फरार हो गए थे। लेकिन इस घटना को इसी मार्ग पर चल रहे कार में सवार युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर घटना को वायरल किया था। इस घटना को वायरल होने पर शहर में महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा को लेकर चर्चाओं का बाजार चरम पर पहुंचा था। मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचते ही हरकत में आई फ्रेजरपुरा तथा अपराध शाखा पुलिस ने
वीडियो के जरिए जांच को गति प्रदान की, जिसमें सबसे पहले घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त दुपहिया क्रमांक स्पष्ट हुआ। हालांकि दुपहिया पर अंकित नंबर नागपुर आरटीओ से पासिंग का था। फिर भी पुलिस ने फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बिच्छू टेकड़ी परिसर से देवरे नामक युवक की पहचान की, जिसकी दुपहिया का उपयोग घटना को अंजाम देने के समय किया गया था। लेकिन पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि दुपहिया क्रमांक MH31Q7797 देवरे काफ़ी दिनों पूर्व बेच चुका है। लेकिन पुलिस ने जांच करते हुए आखिरकार आशियाना क्लब से सूरज पंडित तथा बिच्छू टेकड़ी परिसर से एक नाबालिग को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि घटना के समय दुपहिया चलाने का काम नाबालिग कर रहा था और युवती को छेड़ने वाला सूरज पंडित था। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इस घटना का वीडियो बनाकर एक समाज सेवी ने जो वायरल किया है, उस घटना को लेकर जिसकी समाज के प्रति निष्ठा को देखते हुए जल्द ही पुलिस की ओर से संबंधित का सत्कार किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी दी। बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल के दरों में अंजनगांव सुरजी शिवसेना शाखा ने एक आंदोलन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें घटाने की मांग की। सामान्य जनता ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को तंग आकर कांग्रेस से सत्ता छीनकर भाजपा को बहुमतों से सत्ता पर विराजमान किया। लेकिन भारत सरकार की ओर से इन वस्तुओं के दाम घटाने के बजाय निरंतर उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इसका निषेध कर अंजनगांव सुरजी शिवसेना शाखा की ओर से तहसीलदार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को उनके हुए माल के दाम अभी तक नहीं मिलने से किसानों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य जनता ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को तंग आकर कांग्रेस से सत्ता छीनकर भाजपा को बहुमतों से सत्ता पर विराजमान किया था। लेकिन भारत सरकार की ओर से इन वस्तुओं के दाम घटाने के बजाय निरंतर उसकी कीमतों में वृद्धि की गई। इसका निषेध कर अंजनगांव सुरजी शिवसेना शाखा की ओर से तहसीलदार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। आज ज्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबद्दल आम्ही निवेदन दिले, त्या दरवाढीला शिवसेनेचा पूर्णपणे निषेध आहे आणि हा निषेध पूर्णपणे चालूच राहणार आहे। आणि त्यानंतर असेच दरवाढ देशात किंवा महाराष्ट्रात भाजपा सरकार आणत आहे, पण शेतकऱ्याच्या कांद्याला, गव्हाला, तुरीला याच्यासाठी भाव मिळत नाही, पण पेट्रोल डिझेलला भाव भाजपा सरकार देत आहे। म्हणजे शेतकऱ्यावर कमी लक्ष आणि व्यापाऱ्यांवर जास्त लक्ष असं भाजपा सरकारचं धोरण आहे। या धोरणाचा शिवसेना हा पूर्णपणे निषेध करत आहे आणि हा निषेध संपूर्णपणे पुऱ्या महाराष्ट्रात आणि होता होईपर्यंत संपूर्ण देशातही शिवसेना करेल अशी मी ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किसानों को उनके बेचे हुए माल की कीमत अभी तक नहीं मिलने से किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी करने के बजाय शासन ने पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाई। बढ़ी हुई कीमतें तात्काल कम करने की मांग का ज्ञापन शिवसेना की ओर से सौंपा गया। अंजनगांव सुरजी से हमारे संवाददाता जावेद शाह की ये रिपोर्ट। मोदी सरकार सत्ता में आकर 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार की उपलब्धियों का लेखाजोखा जनता तक पहुंचाने हेतु भाजपा द्वारा विविध उपक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी एक पत्र वार्ता में दी गई। केंद्र सरकार में भाजपा शासन के 4 साल पूरे हो चुके। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा ऐसे मुद्दे लेकर जनता ने भाजपा सरकार को ताज पहनाया। अब इस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस सरकार के उपलब्धियों का लेखा जोखा जिले की जनता को मालूम करने हेतु भाजपा ने कोर कमेटी बनाई है। यह कमेटी जिले भर में मोदी सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाएंगे। ऐसी जानकारी गजानन कोल्हे ने एक प्रेस वार्ता में दी। मोदी सरकारला 4 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल जिल्ह्यामध्ये विविध योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजनांमध्ये किती निधी आला, त्या निधीचा लाभ जो झाला, आपल्या या ठिकाणी उज्ज्वला योजना असेल, मुद्रा असेल, प्रधानमंत्री आवास असेल, स्वच्छ भारत अभियान असेल किंवा रस्ते असतील, ऊर्जा क्षेत्र असेल,
सिंचनाचं क्षेत्र असेल, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर निधी शासनाकडून आला आणि मोठ्या प्रमाणावर काम या जिल्ह्यामध्ये सुरू झालं. त्याच्या संदर्भामध्ये या आणि दुसरं संघटनात्मक या सरकारला 4 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे सन्माननीय केंद्रीय अध्यक्ष अमितभाई शहा यांनी 26 मे ते 14 जूनपर्यंत संघटनात्मक कार्यक्रम या ठिकाणी पक्षाला दिलेले आहेत. त्याच्या अंतर्गत विशेष संपर्क अभियान, याच्या अंतर्गत प्रत्येक मंडळामध्ये 25 ज्या व्यक्ती आहेत, कोणी रिटायर्ड शिक्षक असेल, प्राचार्य असेल किंवा मग न्यायाधीश असतील, यांच्याशी संपर्क करून सरकारची उपलब्धी त्यांना सांगणे. त्यानंतर लाभार्थी संमेलन, विविध योजनांतर्गत ज्यांना ज्या लाभार्थी जे लोक आहेत यांचं प्रत्येक मतदारसंघामध्ये मोठे संमेलन घेणे, असे विविध कार्यक्रम या 4 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पक्षाचे आहेत. त्याकरताच आजची प्रेस कॉन्फरन्स या ठिकाणी सन्मान्य जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी आणि आम्ही आणि युवा मोर्चा अध्यक्ष या ठिकाणी आपण घेतली. इस दौरान 26 मई से 14 जून तक विशेष संपर्क अभियान, 12 से 14 जून लाभार्थी सम्मेलन, 1 से 3 जून बुद्धिजीवी सम्मेलन, 9 जून को समरसता संपर्क, 1 से 3 जून स्वच्छता अभियान, 10 जून को बाइक रैली, 8 व 9 जून को ग्राम सभा, 26 से 14 मई दरमियान ज्येष्ठ नागरिक संपर्क और 11 जून को बूथ संपर्क अभियान, ऐसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इस पत्र परिषद में प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, गजानन कोल्हे, वेदांत सुरपाटने व समीर हावरे उपस्थित थे. संग्रामपुर जीवन प्राधिकरण की अनदेखी से संग्रामपुर तहसील के ग्राम पिंपरी अड़गांव के ग्राम वासियों की पानी की किल्लत होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्राम वासियों ने समस्या हल करने की मांग प्रशासन से की है. संग्रामपुर तहसील के पिंपरी अड़गांव में 140 गांव योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत करवी जलापूर्ति करने वाली बोरवेल एवं कुएं का जलस्तर घटने से ग्रामवासियों में हाहाकार मच गया तथा ग्राम पंचायत प्रशासन परेशान हो गया. अतः 6 महीने पूर्व ग्रामवासियों ने तहसील पर घाघर मोर्चा भी निकाला था. उस समय पंचायत समिति की ओर से ग्राम को बोर अधिग्रहण कर जलापूर्ति की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की गई थी, लेकिन अभी जल के सभी स्रोत सूखने या उनका जलस्तर कम हो जाने की वजह से ग्रामवासियों ने 140 गांव योजना अंतर्गत जीवन प्राधिकरण कार्यालय में पैसे जमा किए तथा ग्राम पंचायत प्रशासन ने पानी की समस्या हल करने की मांग की, किंतु जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी, अनदेखी तथा नियोजन कार्यभार से पिंपरी अड़गांव के ग्रामवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. 7 दिनों पूर्व ही जलगांव जामोद को ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों ने ज्ञापन देकर जल समस्या हल करने की मांग की थी. मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन का इशारा भी दिया गया था, जिसके तहत 29 मई को तहसील कार्यालय समक्ष ग्राम पंचायत सरपंच अन्नपूर्णा चिकटे, उपसरपंच शंकर गायगोल, रामसिंह झाकरडे, दादा ढोले, गजानन चिकटे, आकाश इलामे, सुभाष तायडे, विनायक गायगोल आदि ने आमरण अनशन शुरू किया. इसी बीच अनशन मंडप को कांग्रेस के पदाधिकारी तथा राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों ने भेंट देकर संबंधित अधिकारी से टेलीफोन पर चर्चा की एवं उन्हें खरी खोटी सुनाई. समस्या हल नहीं की गई तो तहसील के गांव के तालाब में ठिया दिया जाएगा, ऐसी बात राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संगीत भोंगल ने कही. इस वजह से प्रशासन में खलबली मच गई और फिर जीवन प्राधिकरण अधिकारी राठौड़ जांच करने के लिए पिंपरी गांव में पहुंचने की जानकारी भोंगल ने दी. खामगाव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट. हे आम्ही इथे 6 महिन्यापूर्वी घागर मोर्चा आणला होता, तर त्या निवेदन दिले होते, तर ते आमची पाण्याची समस्या पूर्तता झाली नाही. त्या कारणानं आता 140 गावांना आमचं गाव त्या वाहन प्रकल्पाच्या त्या योजनेमध्ये आहे. त्याचे आम्ही लोकवर्गणी करून 40,000 रुपये भरले, तरी आम्हाला पाणी मिळत नाही. याच्यासाठी आम्ही आमरण उपोषणाला इथे आज बसलेलो आहोत. जोपर्यंत पाणी मिळत नाही तोपर्यंत आता आम्ही आमरण उपोषण आमचं चालूच राहील. हे आमच्या त्या ग्रामीण भागातल्या पेयजल योजनेच्या आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत. तरी हे आमची समस्या शासनानं ताबडतोब सोडवावी. 22 मई से संपूर्ण राज्य के ग्रामीण डाक सेवक अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. दरियापुर में भी डाक सेवकों द्वारा हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया. किसान, बेरोजगार, बढ़ती महंगाई इत्यादि समस्या रोकने में
सरकार असफल हुई है। अब डाक सेवकों ने भी सरकार विरोध में एल्गार का ऐलान किया है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संगठना, नेशनल यूनियन ऑफ डाक सेवक संगठना की कृति समिति की ओर से 22 मई से डाक सेवकों की हड़ताल जारी है। केंद्र सरकार की ओर से कमलेश चंद्र समिति की सिफारिश जल्द अमल में लाया जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर डाक सेवक हड़ताल कर रहे हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटनेचा कामरेड महादेव आगे बढ़ो, कामरेड महादेव आगे बढ़ो, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हम सब एक है, हम सब एक है। कमलेश चंद्र समिति ने मई 2017 को अपना अहवाल शासन को निर्गमित किया था। उस अहवाल में डाक सेवकों को 10 से 14 हजार रुपये वेतन देने की सिफारिश की गई तथा ऐसी विविध सिफारिश समिति द्वारा की गई, लेकिन इसकी ओर प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इस वजह से राज्य के करीबन 17,000 डाक सेवक बेमुदत हड़ताल कर रहे हैं। डाक सेवकों द्वारा 24 मई को अमरावती शहर में भी मोर्चा निकाला गया था और अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश तथा डाकघर प्रवर अधीक्षक तथा जिले के सांसद आनंदराव अड़सुल को सौंपा गया। मांगे पूरी न होने तक यह हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा इशारा संगठन की ओर से दिया गया है। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। माहूर तहसील के ग्राम पड़सा में सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस समारोह में 395 जोड़े विवाहबद्ध होकर इतिहास रचा गया। इस दरमियान अतिथियों का सम्मान भी किया गया। आजकल हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में सामूहिक विवाह समारोह बड़ा ही महत्व प्राप्त हुआ है। जगह जगह हर साल सैकड़ों सामूहिक समारोह का आयोजन अनेकों संस्था एवं समाज की ओर से अक्सर किया जाता है। इससे दोनों परिवारों की धन हानि भी बचती है, तो दूसरी ओर सरकार द्वारा बर्तन एवं 20,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। ऐसा ही एक सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह समारोह 30 मई को माहूर तहसील अंतर्गत ग्राम पड़सा में प्रकाश गायकवाड़ द्वारा आयोजित किया गया था। इस सर्वधर्मीय विवाह समारोह 30 मई को दोपहर 1 बजे संपन्न हुआ। अतिशय गौरवास्पद बाब आहे। मी आदरणीय प्रकाश भाऊ गायकवाड यांचं मनपूर्वक आभार मानून अभिनंदन करतो की मी माहूरमध्ये बंजारा समाजाचा विवाह मेळावा घेतला। केवळ 6 लग्न लावले तर काय त्रास झाला हे मला माहित आहे, परंतु प्रकाश भाऊने आज 395 जोडप्याचा इथं विवाह लावून ह्या पळशा गावाचाच नव्हे तर संपूर्ण माहूर तालुक्यासाठी ही गौरवाची बाब आहे आणि त्यामध्ये 68 आंतरजातीय विवाह लावत आहे। खरोखर अभिनंदनीय गोष्ट आहे। म्हणून मी आदरणीय प्रकाश भाऊ गायकवाड आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं मनपूर्वक आभार मानून अभिनंदन करतो आणि भविष्यात हा मेळावा पुढेही हजाराच्या वर जावं अशी अपेक्षा करून मी माझं मनोगत संपवतो। माहूर शहरात मी मागील 4 वर्षापासून विवाह मेळावे घेत होतो आणि 25 विवाह मेळावे मुस्लिम समाजाच्या घेण्यात मला काय अडचण झाली हे मला माहित आहे। अशा स्वरूपात माहूरपेक्षाही लहान छोट्याशा गावी पळसा इथं 395 म्हणजे एक तालुक्याचा तर विक्रम झाला, माझ्या मतदारसंघाचाही विक्रम त्यांनी मोडला असं मला वाटते। आणि या 395 जोड्प्याचा त्यांनी विवाह मेळावा घेऊन एक गौरवात्मक उपक्रम राबविला असं माझं व्यक्तिगत आहे। दरमियान अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस समारोह में कुल 395 शादियां लगाई गई, जिसमें 68 हिंदू शादियां, 95 अंतरजातीय एवं 223 बौद्ध समाज की शादियां संपन्न हुई। मौजे पडसा येथे 24 वर्षा अगोदर आम्ही गावातले सर्व समाजाची बैठक घेऊन पहिल्या वर्षी 4 लग्न एकत्रित केले आणि मग दरवर्षी जेव्हा मौल्यातले लग्न जुळत होते तेव्हा सर्व लग्न आम्ही एकत्रित करत गेलो। मग 4 चे 2, 2 चे 4, 6, 10 तास गेल्या वर्षी 175 आणि या वर्षी 390 जोडप्यांचा 95 जोडप्यांचा विवाह संपन्न होत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फुलेशाह आंबेडकरांच्या पूर्वगामी महाराष्ट्रामध्ये आंतरजातीय विवाह पद्धत ह्या पडसासारख्या छोट्या गावातून सुरुवात होत आहे। अतिशय अभिनंदनीय बाब आहे। आज या ठिकाणी 68 आंतरजातीय विवाहबद्ध होत आहे।
खरं तर आपण वेगवेगळ्या कलाकारांचे या ठिकाणी सत्कार त्यांना सन्मानचिन्ह भेटतात. माझं असं म्हणणं आहे की प्रकाश गायकवाड सारख्या या छोट्या कार्यकर्त्यांनी छोट्या गावामध्ये एवढा मोठा विक्रमी उपक्रम राबवणे यासाठी त्यांचा राज्यपालांच्या हाती सत्कार व्हावा आणि त्यासाठी या स्टेजवर उपस्थित सगळ्या लोक राजकारणी त्यांना माझी विनंती आहे की इतका मोठा कार्यक्रम आणि याच्यामध्ये हा 68 जे विवाह जोडते आंतरजातीय आहेत हे आपल्या महाराष्ट्रीय पुरोगामित्वाचा अतिशय सन्मान करणारे आहे तर त्यांचा या ठिकाणी सत्कार व्हावा. इस शादी समारोह में माहौर के विधायक प्रदीप नाइक, नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, बंडू भुसारे, अनंतराव केशवे, मेघराज जाधव, SS पाटिल, पंजाब घाळवट, बाबा फारूकी, रेणुकादास वानखड़े, पार्षद दीपक कांबळे, राहुल भगत, आकाश कांबळे, राजू मगरे, सुधीर साबळे आदि मान्यवर उपस्थित थे. इस समारोह का सूत्र संचालन विनोद कांबळे एवं सत्यम गायकवाड़ ने किया. माहौर से हमारे संवाददाता संजय घोगरे, सिद्धार्थ तामगाडगे एवं जय अडकी ने की ये रिपोर्ट. सर, हा एक अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. एका छोट्या खेड्यामध्ये आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हा उपक्रम या ठिकाणी पार पडलेला आहे. जेवढे या येथील कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं कमीच आहे. या विवाह मेळाव्यामुळे सर्व जाती धर्मातील लोक एका ठिकाणी येऊन आपुलकीने नांदत आहेत. हे शांततेचं फार मोठं प्रतीक आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे. जसं की मी या ठिकाणी सर्व युवकांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ते बसलेलो आहोत आणि ज्या अनुषंगाने आम्ही लहानपणापासून आमचे प्रकाश मामा गायकवाड यांना हा मेळावा आयोजित करताना पाहत आहोत. जसं की त्यांनी सांगितलं की 204, 408, 810 एक लावलेलं रोपटं आज या ठिकाणी एक मोठा वटवृक्ष होऊन तयार झालेला आहे. तेव्हा मी पुढच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या सर्व समविचारी सहकाऱ्यांना आणि युवा सहकाऱ्यांना अशी सूचना देईल, एक आवाहन करेल की अशा प्रकारचे जर विवाह सोहळे आपण आयोजित करत राहिलो तर आर्थिक बाबतीत तो मागास असलेला जो वर्ग आहे किंवा गरीब असलेला वर्ग आहे या सर्वांच्या मध्ये जी दरी आहे त्याशिवाय या ठिकाणी कितीतरी आंतरजातीय विवाह सोहळे या ठिकाणी आयोजित झालेले आहेत. तर हे आंतरजातीय विवाह सोहळे होणं म्हणजे प्रगतीचे एक चांगले द्योतक आहे आणि ह्या उपक्रमाला मी माझ्या विद्यार्थ्यांना तथा समस्त युवा प्रतिनिधीच्या वतीने आणि अतिशय मंगलमय सदिच्छा देतो आणि पुढेही चालून आम्हाला यामध्ये सहभागी करून घ्यावं अशी मी प्रकाश बाबांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भारत. विगत 2016 में दुग्ध उत्पादन कंपनी की स्थापना के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के रकम की ठगबाजी मामले में आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने 22,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की है. बता दें कि शहर के कुछ सफ़ेद पोस्ट तथा उनके कुल 12 सहयोगियों की टीम ने समीपस्थ लोनी में गोमती मिल्क उत्पादन कंपनी स्थापना के लिए वर्ष 2016 में गाड़गे नगर थाना क्षेत्र के राठी नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 9 करोड़ के लोन का प्रस्ताव पेश किया था. आरोप है कि बैंक प्रबंधक ने दुग्ध उत्पादन कंपनी की जगह तथा अन्य दस्तावेजों की जांच में लापरवाही बरतते हुए 4 करोड़ 81 लाख का कर्ज मंजूर किया था. लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी जब कर्ज की एक भी किस्त नहीं लौटाई गई तो कर्ज के दस्तावेजों की जांच करने पर लोन से जुड़े सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए थे. इस मामले में 12 आरोपी बनाए गए थे जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है. अन्य आरोपी जमानत पर रिहा है. इस पूरे मामले की जांच पश्चात 22,000 पन्नों की चार्जशीट बुधवार को आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत में दायर की है. अब इस मामले की सुनवाई तथा फैसले पर नागरिकों की निगाहें लगी है. 22 एप्रिल 2016 मध्ये पोलीस स्टेशन गाडगेनगर येथे बँक ऑफ इंडियाचे मॅनेजर पंडित श्रीराम बंड यांनी गोमती मिल्क कंपनीचे संचालक आणि त्यांचे कॅशियर वगैरेच्या विरुद्ध 4 कोटी 81 लाख रुपयाचे कर्ज घेतले आणि त्या कर्जात त्यांनी कोणतीही कंपनी टाकली नाही, कोणतीही गुरढोरे आणली नाही, खोटे कागदपत्रास कंपनी बनवली, मशिनरी खरेदी केली नाही अशा प्रकारचा रिपोर्ट दिला होता पोलीस स्टेशन गाडगेनगर येथे. त्यानुसार ते गुन्हा तपासाला आर्थिक गुन्हे शाखा येथे आलेला आहे. त्यांचा तपास आम्ही स्वतः आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने करून घेतलेला आहे. कर्मचारी अधिकाऱ्यांमध्ये करून घेतला. त्यामध्ये एकूण 12 आरोपी अटक केले. त्यापैकी 3 आरोपी मयत झाले आहेत. गजानन कुलकर्णी,
नितीन बुरंगे आणि माधव कागडे हे लोक मरण पावलेले आहेत तपासादरम्यान. नंतर यामध्ये पूर्ण आम्ही आरोपी विरुद्ध पुरावा गोळा करून 22,000 पानाची चार्जशीट तयार केली आणि तिथली चार्जशीट आज कोर्टामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन मॅनेजर दिलीप पाठक हे पण सामील होते. त्यांनी पण त्या आरोपींना मदत केली होती. त्यानुसार आम्ही मग त्यांच्याविरुद्ध पुरावे गोळा करून मॅनेजर पाठक दिलीप पाठक यांना पण अटक केली आणि चार्जशीट आज कोर्टामध्ये 22,000 पानाची कोर्टात केली. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.